बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जीन क्लोनिंग के बारे में पढ़े थे कि हम अपने रिक्वायर्ड जीन, डिज़ायर्ड जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज़ कैसे तैयार कर सकते हैं, और इस सिलसिला में हम पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक मेथड पढ़ चुके हैं और आज हमने दूसरा मेथड पढ़ना है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पहले तो हमने देखना है कि रिकम्बिनेंट डीएनए क्या है। रिकम्बिनेंट डीएनए है दो डिफरेंट सोर्सेस से डीएनए लिया जाएगा, यानी दो डिफरेंट स्पीशीज के डीएनए लिए जाएंगे। टू डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स, और इनको आपस में जोड़ दिया जाएगा, कंबाइंड टुगेदर। और जब ये दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो ये जो नया डीएनए बनेगा इसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए का नाम देंगे। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये एक बैक्टीरियल सेल है और ये बैक्टीरियम के सेल में एक डीएनए है प्लाज्मिड, बैक्टीरियम सेल के अंदर ये मौजूद है, और दूसरी तरफ हमारे पास एक ह्यूमन सेल है और ये इसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम और डीएनए मौजूद है। ये हमारे पास ह्यूमन सेल है। अब हम ह्यूमन सेल में से भी डीएनए निकाल लें। ये ह्यूमन डीएनए या ह्यूमन का एक जीन है, ह्यूमन जीन। और इधर ये हमारे पास बैक्टीरियल डीएनए प्लाज्मिड है। ये अभी हमारे पास दो डीएनए है, दोनों का सोर्स डिफरेंट है। अब इन दोनों डीएनए को आपस में कंबाइन कर दिया जाएगा और इस तरह जो नया डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा या इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा इसको रिकम्बिनेंट डीएनए कहा जाएगा। इट विल बी नोन एज रिकम्बिनेंट डीएनए। ये हमारे पास आ गया जी रिकम्बिनेंट डीएनए। अब रिकम्बिनेंट डीएनए पे हमने जो भी जीन यूज़ करना है, ह्यूमन जीन या किसी और ऑर्गेनिज्म का जीन, वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट वो होगा जिसकी हमने कॉपीज़ तैयार करनी है, और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट का सोर्स क्या होगा, सोर्स ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, कि ये जीन हम लेंगे कहाँ से, ये जीन हमारे पास कहाँ से आएगा, इस जीन का सोर्स क्या होगा। तो तीन सोर्सेज हैं जिस जीन के, जिसको हम कॉपी करना चाहते हैं। नंबर वन हमारे पास सोर्स है कि ये हम क्रोमोसोम में से काट लेंगे, कट फ्रॉम डीएनए या क्रोमोसोम। ये और काटने के लिए हमारे पास जो एंजाइम होगा, दैट एंजाइम इज नोन एज restriction endonuclease enzyme, endonuclease। और जो दूसरा सोर्स है हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट का, कि इसको हम लेबॉर्ट्री में खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं, केमिकल सिंथेसिस। लेबॉर्ट्री में खुद इसको प्रिपेयर कर लिया जाता है, लेकिन
इसके लिए हमें ये पता हो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट का साइज़ क्या है, उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या है और न्यूक्लियोटाइड की अरेंजमेंट क्या है। तीसरा सोर्स हमारे पास कि इसको हम मैसेंजर आरएनए में से बनाते हैं, फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। जो जीन या डीएनए मैसेंजर आरएनए से बनाया जाता है और इसके लिए एक प्रोसेस अख्तियार करना पड़ता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इस जीन को या डीएनए को कंप्लीमेंट्री डीएनए कहा जाएगा। दिस विल बी नोन एज कंप्लीमेंट्री डीएनए। वो जीन या डीएनए जो मैसेंजर आरएनए से बनाया जाए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू बनाया जाएगा, उस डीएनए को कंप्लीमेंट्री डीएनए कहा जाएगा। अब ये किस तरह से तैयार किया जाता है, इसके लिए तो हमें पहले ये पता हो कि जो जीन हमने प्रिपेयर करना है उसका मैसेंजर आरएनए किस सेल में है। सपोज अगर आप इंसुलिन का कंप्लीमेंट्री डीएनए जीन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसका मैसेंजर आरएनए आपको पेनक्रियास के सेल में से मिलेगा, क्योंकि वो जीन एक्सप्रेस कहाँ पे होता है, पेनक्रियास सेल में। तो जहाँ पे कोई जीन एक्सप्रेस होता है वहीं पे उसका मैसेंजर आरएनए मौजूद है। तो अब मैसेंजर आरएनए, दिस इज द मैसेंजर आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है ये, 5 to 3 डायरेक्शन। ये हमने सेल में से मैसेंजर आरएनए ले लिया है। अब इस मैसेंजर आरएनए के साथ हमने ऐड कर देना है एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और साथ ऐड कर देने हैं न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मैसेंजर आरएनए को एज टेम्पलेट यूज करेगा, ये मैसेंजर आरएनए, और इसके साथ एक स्ट्रैंड डीएनए बनेगा। यहाँ पे डीएनए इसके साथ डेवलप होगा। उस डीएनए को मैं रेड कलर से मेंशन करने लगा हूँ, ये डीएनए बन गया है, दिस वन। अब इस स्टेज पे आप इसको आरएनए डीएनए हाइब्रिड कह सकते हैं। एक स्ट्रैंड डीएनए बन गया है और एक स्ट्रैंड इसके साथ आरएनए है, तो इसको हम डीएनए आरएनए हाइब्रिड कहेंगे। इसके बाद हमने ऐसा एंजाइम ऐड करना है जो आरएनए को डाइजेस्ट कर दे। आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम हम ऐड कर देंगे। अब जब ये एंजाइम आपने ऐड किया तो आरएनए ख़त्म हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, और हमारे पास सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए रह जाएगा, दैट इज़ 5 to 3 डायरेक्शन। ये हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड डीएनए रह गया है। अब इस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के साथ हम ऐड कर देंगे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज, और साथ यकीनन कुछ हमें न्यूक्लियोटाइड भी ऐड करने होंगे। अब ये एंजाइम सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को एज टेम्पलेट चूज करेगा और इसके कंप्लीमेंट्री इसके साथ डीएनए का एक और स्ट्रैंड डेवलप हो जाएगा। ये हमारे पास अब ये बन गया जी डबल स्ट्रैंड डीएनए, और यही दरअसल हमारा
रिक्वायर्ड जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और इसी को एक्चुअली हम क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री डीएनए। ये तो है कि हम जीन ऑफ इंटरेस्ट आरएनए में से कैसे डेवलप करवा सकते हैं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कि अगर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट क्रोमोसोम से अलग करना है तो इसको कैसे अलग किया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर ये हमारे पास एक सेल है, ये इस सेल के अंदर ये क्रोमोसोम है, ये पहले तो हमें इस क्रोमोसोम को सेल में से सेपरेट करना पड़ेगा। ये फिर इसमें से हमें डीएनए मॉलिक्यूल अलग करना पड़ेगा। ये डीएनए मॉलिक्यूल है ये, और इस पूरे डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर ये वो जीन है स्पेसिफिक, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट पड़ा हुआ है। बेशुमार जीन्स होंगे लेकिन जीन ऑफ इंटरेस्ट ये वाला पोर्शन है, ये रेड कलर वाला, इसको यहाँ से हमने अलग करना है। ये हम कैसे अलग करेंगे, तो हम एक एंजाइम यूज़ करेंगे, दैट इज़ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट की से पहले और जीन ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ के एंड पे कट लगाएगा। इन कटिंग पॉइंट्स को फ्लैंकिंग साइड कहा जाता है। जीन ऑफ इंटरेस्ट से जो पहले डीएनए का पोर्शन होता है और जो बाद वाला पोर्शन होता है, इन पोर्शंस को फ्लैंकिंग साइड्स कहा जाता है। दीज आर फ्लैंकिंग साइड्स। यहाँ से ये एंजाइम कट करेगा और ये हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया जी। दिस इज जीन ऑफ इंटरेस्ट, और इसकी अब हम कॉपी तैयार कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों है, और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को किस तरह से कट कर लेता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। तो जीन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को ये नेचुरली बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम नेचुरली दीज आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। अब ये बैक्टीरिया के अंदर रह के क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया के अंदर रहकर कट करते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस के डीएनए को। हमें पता है कि ये वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करता है और अपना डीएनए बैक्टीरियल सेल में एंटर करता है और बैक्टीरियल सेल को नुकसान पहुंचाता है। तो जो ही इस वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के सेल में एंटर होगा तो बैक्टीरिया के एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस फेज डीएनए को कट कर देते हैं, और जब फेज वायरस का डीएनए कट हो जाता है तो इसकी ग्रोथ, इसकी रेप्लिकेशन रुक जाती है। रिस्ट्रिक्ट रेप्लिकेशन ऑफ वायरस, वायरस का लाइफ साइकिल, वायरस का ग्रोथ या उसका रेप्लिकेशन प्रोसेस रुक जाता है, तो रोकने को हमने रिस्ट्रिक्शन कहा। तो ये ऐसा एंजाइम है जो नेचुरली बैक्टीरिया में मौजूद है और बैक्टीरियोफेज वायरस के डीएनए को काटकर बैक्टीरियोफेज वायरस की ग्रोथ को महदूद कर देता है, रोक देता है। इसलिए इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जाता है। अब एंडोन्यूक्लियस क्यों कहा, कि ये डीएनए में सेंटर में से कहीं से भी कट कर सकता है। अब देखें, अगर ये सपोज वायरस का डीएनए है तो ये डीएनए का स्टार्टिंग पॉइंट है एस पॉइंट, और ये डीएनए का लास्ट पार्ट है टर्मिनेटर पार्ट।
अब ये जो एंजाइम है ये स्टार्ट और टर्मिनल पोर्शन से डीएनए को कट करना नहीं शुरू करता, ये सेंटर में से स्टार्ट के बाद यहाँ से यहाँ से यहाँ से किसी भी जगह में से इसको कट कर सकता है। स्टार्ट और एंड पॉइंट के अलावा कहीं से भी डीएनए को कट कर सकता है, इसलिए इसको एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। तो फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ने सोचा कि अगर ये एंजाइम बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट कर सकता है तो क्या हम इस एंजाइम को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस एंजाइम की मदद से हम किसी भी डीएनए को काट सकते हैं, बल्कि डीएनए में से कोई भी एक जीन हम अलग कर सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की फिर आगे फर्दर बेशुमार टाइप्स हैं और इन टाइप्स के नाम इस बेस पे रखे जाते हैं कि इनको किस बैक्टीरिया से लिया गया है। सपोज एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है EcoR1, दिस वन, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है। अब ई कोलाई ये वो बैक्टीरियम है जिसमें से ये एंजाइम निकला, और आर का मतलब है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और 1 का मतलब है टाइप नंबर 1। बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की 3 टाइप हैं, किसी साइंटिफिक लिटरेचर में इसकी 4 टाइप्स भी हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप नंबर 1 विच हैज़ बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ई कोलाई। इसी तरह जिस बैक्टीरियम में से भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया जाता है तो उस एंजाइम के नाम से पहले उस बैक्टीरियम का नाम ऐड किया जाता है। अब ये जीन को जब कट करते हैं तो एंजाइम की एक्टिव साइट को कैसे पता चलता है ओके कि ये जीन है, और इससे पहले कहाँ पे कट लगाएंगे तो ये जीन डीएनए से अलग हो जाएगा। तो ये एंजाइम कटिंग साइट की पहचान करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है। अब ये जो कटिंग साइट हैं, इन कटिंग साइट्स को की पहचान ये है कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। इस स्पेसिफिक सीक्वेंस का नाम होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पहले तो इसका लफ्ज़ी मतलब समझ लीजिएगा जी। पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि कोई भी वर्ड, कोई भी ऐसी चीज़ जो फॉरवर्ड डायरेक्शन से रीड करें या बैकवर्ड्स डायरेक्शन पे रीड करें, मतलब एक ही हो, उसके स्पेलिंग एक ही हो। मिसाल के तौर पर ज़रा देखिएगा, मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ रेफर, ये पैलिंड्रोम है, क्योंकि इधर से अगर आप इसको रीड करना शुरू करते हैं तो फिर भी ये रेफर ही बनता है। अगर आप इसको उल्टी डायरेक्शन से पढ़ना शुरू करें तो फिर भी ये रेफर ही बनता है। तो ये जो स्पेलिंग लिखे हैं रेफर वर्ड के, तो ये पैलिंड्रोम है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड सीक्वेंस सेम है। इसी तरह मैं एक और वर्ड लिखता हूँ मैडम, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन से रीड करें तो फिर भी मैडम है, बैकवर्ड से रिवर्स डायरेक्शन में रीड करें तो फिर भी मैडम ही है। इसी तरह एक और वर्ड है दैट इज द रिवाइवर। इस डायरेक्शन से रीड करना शुरू करेंगे तो फिर भी रिवाइवर है, इधर से रीड करना शुरू करेंगे तो फिर भी रिवाइवर है। तो ये एक्चुअली इंग्लिश ग्रामर में ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है पैलिंड्रोम। कैसे अल्फाज जो फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में रीड करने पे एक जैसे ही उनकी आवाज़ है, एक जैसे उनका मतलब है। बिल्कुल इसी तरह हमारे डीएनए के ऊपर भी जीन से पहले या बाद में ऐसा सीक्वेंस होता है कि जो दोनों स्ट्रैंड पे सेम सीक्वेंस होता है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में होता है। पैलिंड्रोम सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है
डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पे सेम सीक्वेंस होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है, रिवर्स होती है। जैसे मैं एक सीक्वेंस आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, तो ज़रा देखिएगा कि ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस है या नहीं। ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ये दिस वन, हियर इज द डीएनए मॉलिक्यूल। और ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको आप कट करना चाहते हैं। ये जो रेड कलर में है, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, दिस वन, इसे अलग करना है। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे पहचान करेगा? यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा स्पेसिफिक, दैट विल बी द G A A T T C। ये डीएनए का स्ट्रैंड है 5 to 3 डायरेक्शन में। अब यही सीक्वेंस दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर होगा, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में होगा, सेम यही होगा। अब यहां से होगा G A A T T C। तो आप देख सकते हैं सेम ये पहले स्ट्रैंड पे और अपोजिट स्ट्रैंड पे ये सीक्वेंस सेम है, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स है। इसको इधर से रीड करना शुरू करें और इसको इधर से रीड करना शुरू करें, तो ये सीक्वेंस सेम है, तो ये पैलिंड्रोम है। इसी तरह जीन के बाद वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे भी यही कंडीशन होगी, G A T A T T C। और अपोजिट स्ट्रैंड पे भी सेम यही कंडीशन होगी, G A A T T C। तो ये जो सीक्वेंस है ये पैलिंड्रोम है। तो पैलिंड्रोम दोबारा सुन लीजिएगा, डीएनए मॉलिक्यूल पे ऐसा सीक्वेंस जो दोनों स्ट्रैंड पे सेम हो लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में हो, इसको पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं। और यही एक्चुअली रिकॉग्निशन साइट है, पहचान है कि यहाँ पे आकर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कहाँ से करेगा? ये तो साइट होगी। अब इसके ऊपर कट कैसे करेगा जी? ये जो यहाँ पे मैं ब्लैक लाइन ड्रॉ करूँगा, ये कटिंग पैटर्न होगा जी। ये जो ब्लैक लाइन आ रही है, यहाँ से डीएनए को काट दिया जाएगा, ये इधर। और सेम यहाँ पे इधर गुवानिन के बाद यहाँ पे इस डायरेक्शन में, और ये कट लग गया। अब जब ये कट लगेगा, तो अब जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट सामने आया है, सेपरेट हुआ है, वो कुछ इस तरह से होगा। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसके अपने कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं अंदर ये। अब यहाँ पे कट लगने के बाद इसकी सिचुएशन क्या हो जाएगी? अब इसकी सिचुएशन होगी ये, यहाँ पे अब सीक्वेंस रह गया जी, एडेनिन एडेनिन थायमीन एंड थायमीन, ये। और इस एंड के ऊपर सीक्वेंस क्या रह गया? सेम लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में, एडेनिन एडेनिन थायमीन थायमीन। अब आप देख सकते हैं कि जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो खुद डबल स्ट्रैंडेड ही है। ये ऊपर वाला स्ट्रैंड, ये नीचे वाला, लेकिन इसके जो एंड्स बन गए हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड हैं। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो लेकिन उसके एंड सिंगल स्ट्रैंड हो, तो इन सिंगल स्ट्रैंड एंड्स को स्टिकी एंड्स कहा जाता है। दीज आर नोन एज स्टिकी एंड। इधर से भी स्टिकी एंड है और इधर से भी स्टिकी एंड है। स्टिकी का मतलब चिपकने वाला, अटैच होने वाला। तो ये आगे जाके हम देखेंगे
कि स्टिकी एंड का ये फ़ायदा होगा कि इनकी वजह से इसको दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर अटैच किया जा सकता है। अब ज़रूरी नहीं होता कि तमाम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब जीन को काटें तो जीन स्टिकी एंड के साथ ही प्रोड्यूस हो। जीन पूरे का पूरा डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्लंट एंड के साथ भी प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में, हमारी टेक्स्ट बुक में चूंकि स्टिकी एंड का जिक्र है, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया है। अभी हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, जो हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से कट किया है। कहाँ से? डीएनए से, क्रोमोसोम से। अब हमें चाहिए एक और डीएनए जिसके ऊपर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट रख सकते हैं, इसके ऊपर हम अटैच कर सकते हैं। वो हमारे पास होगा मोलेकुलर वेक्टर। इसको कैरियर भी कह सकते हैं, मोलेकुलर कैरियर या वेक्टर। इसके बारे में पहली बात ये याद रखनी है कि ये खुद भी कोई डीएनए मॉलिक्यूल ही होता है। ये खुद भी कोई डीएनए मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके ऊपर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच कर सकते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट हम अटैच कर सकते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट इज अटैच्ड। ये ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल को हम क्या नाम देते हैं? मॉलिक्यूलर वेक्टर या मॉलिक्यूलर कैरियर। अब ये कौन सा डीएनए हमने लेना है? तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है जी। या तो हम बैक्टीरिया का प्लाज्मिड डीएनए ले सकते हैं, या फिर बैक्टीरियोफेज वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उनका डीएनए भी हम ले सकते हैं। वी कैन यूज फेज डीएनए। तो पहले हम प्लाज्मिड की बात करेंगे कि अगर इसको हम एज वेक्टर लेते हैं तो फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी कैसे तैयार होगी। तो इसमें हम पहला काम करते हैं कि प्लाज्मिड क्या है उसके बारे में बताते हैं। तो बैक्टीरियल सेल को अगर हम देखें तो बैक्टीरियल सेल में दो तरह का डीएनए होता है। ये मेन डीएनए जिसको हम क्रोमोसोमल डीएनए का नाम देते हैं। दिस इज द क्रोमोसोमल डीएनए। ये इसके साथ ही चंद बैक्टीरिया में एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और भी होता है, लेकिन ये क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा होता है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दरअसल प्लाज्मिड है। और याद रहे ये प्लाज्मिड तमाम बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होता, किसी किसी बैक्टीरिया में मौजूद है। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यानी क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए ऑफ सम बैक्टीरिया, इसको हम प्लाज्मिड का नाम देते हैं। अब ये बैक्टीरिया जिनमें भी मौजूद है प्लाज्मिड, ये क्यों मौजूद है? तो बैक्टीरिया का ये जो प्लाज्मिड है इस डीएनए का ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में कोई रोल नहीं है। इसके ऊपर बेसिकली जीन्स होते हैं जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से बचाते हैं। इन जीन्स को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कहा जाता है। इसके अलावा ये प्लाज्मिड एक सेक्सुअल प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होता है जिसको हम कंजुगेशन प्रोसेस कहते हैं। लेकिन फिलहाल हम ये जिक्र कर रहे हैं कि इसके ऊपर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं। यानी अगर ये जीन मौजूद हैं तो ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से किल नहीं होंगे। एंटीबायोटिक की वजह से बैक्टीरिया पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इनकी ग्रोथ मुतासर नहीं होगी। तो हम
देखते हैं कि प्लाज्मिड जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वो कौन से हैं। तो इसमें एक प्लाज्मिड यूज़ किया जाता है PSC101, ये प्लाज्मिड यूज़ किया जाता है। तो इसमें P का मतलब है प्लाज्मिड, SC साइंटिस्ट का नाम है स्टैनले कोहन, जिसने ये प्लाज्मिड सबसे पहले बैक्टीरिया में से आइसोलेट किया था। और 101 समझ आइडेंटिफिकेशन कोड है, इसका मार्कर इसकी पहचान के लिए। अब ये जो PSC101 है, ये प्लाज्मिड जो है ये स्टैनले कोहन ने ये बैक्टीरिया में से सबसे पहले आइसोलेट किया था। अब इस प्लाज्मिड की पहचान है वो ये कि इसके ऊपर सिर्फ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होता है, यानी जिस बैक्टीरिया के पास भी ये प्लाज्मिड होगा उसके ऊपर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट होता है। ये टेट्रासाइक्लिन की एब्रीवेशन है। फिर एक और प्लाज्मिड बैक्टीरिया में से अलग किया गया, दैट वाज प्लाज्मिड BR322। अब इसको BR क्यों कहा जाता है, ये भी साइंटिस्ट के नाम पे है, बोलीवर रोड्रिगेज। तो इन्होंने ये प्लाज्मिड पहली दफ़ा आइसोलेट किया था बैक्टीरिया में से, और अगेन 322 कोई आइडेंटिफिकेशन कोड है इनका। अब ये प्लाज्मिड जो है इसके ऊपर दो किस्म के जीन होते हैं। एक जीन उसी तरह टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, और एक जीन यहाँ पे होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। एक और एंटीबायोटिक है एम्पिसिलिन, दैट इज द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। तो जिस बैक्टीरिया के पास ये प्लाज्मिड होता है वो बैक्टीरिया बेक वक्त टेट्रासाइक्लिन से भी बचा रहता है और एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक से भी बचा रहता है। अब हमने सिर्फ क्या करना है कि जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने ये जीन ऑफ इंटरेस्ट विद स्टिकी एंड प्रोड्यूस किया था, काटा था हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट, सेम उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से प्लाज्मिड को भी कट कर लेना है। और प्लाज्मिड में कट कहाँ से लगाना है ये ज़रा देखिएगा गौर से। सपोज कि ये मैं PSC101 यूज़ कर रहा हूँ, प्लाज्मिड SC101, तो इसके ऊपर ये टेट्रासाइक्लिन का जीन था। मैं क्या करूँगा, ये टेट्रासाइक्लिन का जीन यहाँ से कट कर दूँगा, निकाल दूँगा। और किस एंजाइम की मदद से मैंने ये जीन निकाल दी है, उसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से जिससे मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट काटा था। अब नतीजा क्या निकला, अब इस प्लाज्मिड पे कट लगने के बाद प्लाज्मिड के भी स्टिकी एंड्स बन के हैं। ये देखिए डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन यहाँ से ये सिंगल स्टैंड और इधर से भी सिंगल स्टैंड, ये हमारे पास आ गया जी प्लाज्मिड विद स्टिकी एंड्स। इसको हम देख लेते हैं, ये आ गया प्लाज्मिड विद स्टिकी एंड। अब ये स्टिकी एंड इसलिए हैं कि यहाँ पे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट इम्प्लांट कर सकें, जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगा सकें विद स्टिकी एंड्स। अब हमने सिंपल क्या करना है, ये प्लाज्मिड है और
इसके ऊपर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा देना है। तो अब आप देखिएगा यही प्लाज्मिड आपको कैसा नजर आएगा। यहाँ तक प्लाज्मिड की एसिड स्ट्रक्चर, ये डबल स्ट्रैंडेड, ये सारा बैक्टीरियल का ही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, और यहाँ पे अब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लग गया है। ये किसी भी एंजाइम या पॉलीपेप्टाइड का जीन है जो हमने ह्यूमन सेल में से लिया था या किसी और ऑर्गेनिज्म में से लिया था। ये अब हमारे पास ये दो डीएनए आपस में अटैच हो गए, ये प्लाज्मिड और रेड कलर में जो मेंशन किया है ये है जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या कहलाएगा? दैट विल बी नोन एज रिकम्बिनेंट डीएनए, कि दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डीएनए हमने आपस में अटैच कर दिए। और यहाँ पे याद रहे कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम भी यूज़ किया जाता है, दैट इज़ नोन एज डीएनए लाइगेज। अब ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है इसको हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज़ आल्सो नोन एज काइमेरिक डीएनए, दैट इज़ आल्सो नोन एज काइमेरिक डीएनए। Here, this one. अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लाज्मिड के ऊपर अटैच हो गया। अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम किसी सेल के अंदर एंटर करेंगे, एक्सप्रेशन सिस्टम की, जिस सेल के अंदर जाकर ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, जो प्रोटीन हमें रिक्वायर्ड है वो प्रोटीन मिले या ये जीन अपनी कॉपी तैयार कर सके। अब चूंकि प्लाज्मिड के ऊपर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाया है तो प्लाज्मिड चूंकि बैक्टीरियल सेल का डीएनए है तो हम फिर इसको दोबारा इस रिकम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया सेल में ही एंटर कर देंगे। कैसे करेंगे उसका तरीकाकार ये होगा हमारे पास कि हम क्या करेंगे, हम बैक्टीरियल सेल, ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए है और करीब ही एक सॉल्यूशन में हम ये रिकम्बिनेंट डीएनए, ये रिकम्बिनेंट डीएनए और साथ थोड़ा कैल्शियम क्लोराइड, ये सॉल्यूशन, इनको इकट्ठा रख देंगे। अब कैल्शियम क्लोराइड की वजह से बैक्टीरियम की मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल हो जाती है और परमेबिलिटी बढ़ने से रिकम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरियल सेल में दाखिल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं अब ये रिकम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरियम सेल में एंटर हो चुका। अब इस बैक्टीरियम को आप रिकम्बिनेंट बैक्टीरियम कहेंगे क्योंकि अब इस बैक्टीरियम में सिर्फ इसका अपना डीएनए नहीं है, इसमें किसी और ऑर्गेनिज्म का डीएनए भी मौजूद है, इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मौजूद है। तो इस बैक्टीरियम को रिकम्बिनेंट बैक्टीरियम कह देंगे आप। अब ये बैक्टीरियम के अंदर जाके जीन तो एक्सप्रेस होगा। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि जब भी ये जीन एक्सप्रेस होगा तो जिस चीज़ का भी ये जीन है, जिस प्रोटीन का, पॉलीपेप्टाइड का, एंजाइम, वो प्रोडक्ट आपको मिलना शुरू हो जाता है। बैक्टीरियल सेल में वो प्रोटीन प्रोडक्ट आपको मिलना शुरू हो जाता है। एक तो फौरी तौर पे आपको ये फ़ायदा मिलेगा, सपोज अगर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसुलिन का है तो बैक्टीरियल सेल में इंसुलिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। आप वो इंसुलिन वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, मार्केट में इसको आप सप्लाई कर सकते हैं और डायबिटीज़ के पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा हमें ये हो सकता है कि इस बैक्टीरियम को आप ग्रो करवा दीजिए। अब ये बैक्टीरिया जितनी दफ़ा भी बाइनरी फिजन करेगा, जितने भी नए बैक्टीरिया बनेंगे, देखिए बेटा, जब भी बैक्टीरिया बाइनरी फिजन करेगा तो बैक्टीरिया की डिवीजन होगी तो ज़ाहिर बैक्टीरिया का जो अपने डीएनए है वो रेप्लिकेट होगा। 2,
तो डेफिनेटली साथ जो अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए है जिसके ऊपर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मौजूद है वो भी रेप्लिकेट करेगा। तो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ साथ उस पे लगे हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज भी बनती चली जाती हैं। अब आप देख सकते हैं एंटर हमने एक जीन एंटर किया था, बाइनरी फ्यूजन के बाद हमारे जीन की 2 कॉपीज बन गई हैं एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन अगेन एंड अगेन। तो एक वक्त आएगा कि जब मिलियन मिलियन हमारे पास कॉपीज बनेंगी डिजायर्ड जीन की, मिलियन कॉपीज। क्योंकि ये बैक्टीरिया जितनी दफ़ा भी डिवाइड करते जाएंगे तो उतनी ही दफ़ा हमारे जीन की कॉपी बनती जाएगी। तो ये है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और किसके साथ, जब हमने प्लाज्मिड को एज वेक्टर यूज किया। अब यहाँ पे एक बात है कि जब हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया है और रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया, फिर ये रिकम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरियम में एंटर हो गया, हमें कैसे में पता चलेगा, हमारे पास क्या एविडेंस है कि वाकई ही रिकम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरियम में एंटर हो गया या वाकई ही प्लाज्मिड के साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच हो गया। तो बहुत सिंपल इसके लिए एक बात याद रखिएगा। देखिए मैंने क्या बताया था, प्लाज्मिड के ऊपर जीन ऑफ इंटरेस्ट किस जगह पे लगाएंगे, प्लाज्मिड तो ये पूरा मॉलिक्यूल है। तो मैंने बताया था जहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो जीन निकाल के उसकी जगह अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आप लगाएं। यानी ये प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था, लेकिन जब ये हटा के इसकी जगह आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया, इसका ये मतलब है कि प्लाज्मिड के ऊपर ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एबिलिटी ख़त्म हो गई। अब जिस बैक्टीरिया में भी ये रिकम्बिनेंट डीएनए आप डालेंगे उसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट तो नहीं है। अब इस बैक्टीरिया को ऐसे एगर मीडियम पे ग्रो करवाएं जिसमें आपने टेट्रासाइक्लिन ऐड की हो, एगर मीडियम विद टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। अगर तो बैक्टीरिया इस मीडियम पे ग्रो ना कर पाए तो समझ जाइएगा कि बैक्टीरिया के पास टेट्रासाइक्लिन जीन नहीं रहा। अगर उसके पास वो जीन नहीं रहा तो इसका ये मतलब है कि उसके ऊपर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंच चुका है। इसी तरह अगर सपोज कि यहाँ पे एम्पिसिलिन का जीन होता, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, मैं वो काट के उसकी जगह जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाता तो यहाँ पे बैक्टीरिया पे एम्पिसिलिन अप्लाई करने से अगर बैक्टीरिया की डेथ होना शुरू हो गई तो इट मीन कि उनके अंदर हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए पहुंच चुका है, उसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंच चुका है। अब हम आ जाते हैं कि क्या वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस जो है इसके डीएनए को एज वेक्टर यूज किया जा सकता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे फेज डीएनए एज मॉलिक्यूलर वेक्टर। फेज डीएनए एज मॉलिक्यूलर वेक्टर, इसको भी हम वेक्टर के तौर पे यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो हमें सबसे पहले एक बैक्टीरियोफेज लेना होगा। बैक्टीरियोफेज का ये प्रोटीन कवरिंग होता है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं ये, और इस कैप्सिड के अंदर ये वायरस का डीएनए, फेज डीएनए। पहले हमने क्या करना है, उसी तरह जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रिपेयर की है विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम विद स्टिकी एंड्स। दिस वन, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये। अब हमने क्या करना है, वेरी सिंपल, फेज डीएनए को यहाँ से निकालना है ये, और इस पे भी एक हमने कट लगाना है ये वाला, और कट लगाने के बाद
इस गैप में हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इम्प्लांट कर देना है। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट लग गया। अब वायरस का और जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी और ऑर्गेनिज्म का जीन इकट्ठे हो गए हैं, तो ये दोनों का कम्बिनेशन क्या कहलाएगा? दिस विल बी नोन एज रिकम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को दोबारा बैक्टीरियोफेज के अंदर पैक कर दें। Here it is again packed। ये बैक्टीरियोफेज है। अब आप देख सकते हैं कि इसके डीएनए के ऊपर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मौजूद है, ये इसलिए हमने इसको रिकम्बिनेंट डीएनए। अब ये जो फेज बना है, अब ये नॉर्मल फेज नहीं रहा। अब इस बैक्टीरियोफेज को आप क्या नाम दे देंगे? रिकम्बिनेंट फेज, क्योंकि अब इसमें सिर्फ वायरस का डीएनए नहीं है, इसके ऊपर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है। अब इसको अलाउ करें कि ये बैक्टीरिया पे अटैक करे। और हमें ये बात बड़ी बखूबी पता है कि जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो ये क्या करता है? कैप्सिड इसका बाहर रह जाता है, ये बैक्टीरिया के ऊपर अटैच होता है, और इसका जो डीएनए होता है, जो कि अब रिकम्बिनेंट डीएनए है, ये बैक्टीरियम सेल के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, ये दिस वन। तो जब ये बैक्टीरियम सेल के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा, ये वायरस का और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये तो ये जाकर बैक्टीरिया के डीएनए का पोर्शन बन जाता है। अब आप देख सकते हैं कि दिस वन, ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम डीएनए था और इसके साथ वायरस का डीएनए अटैच हो गया, और इस वायरल डीएनए के ऊपर हमने पहले ही अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच की हुई है। अब ये बैक्टीरिया जितनी दफ़ा भी डिवाइड करेगा बाइनरी फिशन, उतनी ही दफ़ा हमारे डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज़ भी तैयार हो जाएंगी। तो ये है जनाब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और समरी के तौर पे हमने कितने स्टेप किए हैं? सबसे पहला स्टेप था कि हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया। सेकंड स्टेप था, इसको हमने लगा दिया किसके ऊपर? किसी मॉलिक्यूलर वेक्टर के ऊपर, और हमने क्या बना दिया? रिकम्बिनेंट डीएनए। तीसरा स्टेप, इस रिकम्बिनेंट डीएनए को हमने डाल दिया किसी जिंदा सेल में, किसी ऑर्गेनिज्म के सेल में, और वो ऑर्गेनिज्म मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं कौन सा? बैक्टीरियम। तो इस तरह ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मुकम्मल हुई जी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।